नमस्कार छात्रों। तो चलिए कविता के इस दूसरे हिस्से में विकास परिहार जी के साथ हम आगे चलते हैं। देखने का प्रयास करते हैं कि विकास परिहार जी हमें जीवन के बारे में इस मन नामक हाइकू इस विधा के माध्यम से, जो कि पूरक पठन के तौर पर हमारे सामने रखी गई है, हमारे सामने वह क्या विचार रखते हैं। सबसे पहले हाइकू जो है उसकी रचना कैसी होती है, ये हमने कल भी इससे पहले वीडियो में भी जाना है, लेकिन इस वीडियो में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इसमें एक चरण में 3 पंक्तियां होती है, जो कि एक पंक्ति 5 वर्णों की होती है, दूसरी पंक्ति 7 वर्णों की और तीसरी पंक्ति 5 वर्णों की होती है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, घना अंधेरा यह 5 वर्ण है, चमकता प्रकाश 7 वर्ण है, और फिर और अधिक जब 5 वर्ण है। कुल मिलाकर 17 वर्ण होते हैं और उसका एक चरण बनता है। पूरे एक चरण के हिसाब से अगर विचार किया जाए तो ऐसे कई चरण मिलाकर हाइकू कविता तैयार होती है, ये विधा तैयार होती है। तो चलिए हम आज इस हिस्से में जानने का प्रयास करेंगे कि कवि क्या क्या हमें बताना चाहते हैं जीवन के बारे में। पहले हिस्से में हमने चर्चा की थी, जो 6 चरणों का अभ्यास अध्ययन हमने किया था। उन 6 चरणों में हमने जानने का प्रयास किया था। पहले चरण में कवि कह रहे थे कि प्रतिकूलता हमारे ऊपर कैसा असर करती है, कर्म मनुष्य के किस प्रकार के होने चाहिए, मनुष्य ने कितने भी संकट आए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। चौथे चरण में हमने विचार किया था कि आनंद से रहना चाहिए। 5वां जो चरण है उसमें स्थित प्रज्ञता के बारे में, किसी भी परिस्थिति में हमें स्थिर रहना चाहिए, ये बताया था। और छठे चरण में कवि हमसे बात कर रहे थे कि हमारी भीतरी जो कुंठा है, जो भड़ास है, वह हमें निकाल देनी चाहिए आंसुओं के माध्यम से। अब आज इस हिस्से में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं 7वें चरण में विषाद के बारे में। हाँ, कवि हमें बताना चाहते हैं कि हम अगर कोई इच्छा रखते हैं, मन में अभिलाषा रखते हैं और वो पूर्ण नहीं होती, किसी चीज के बारे में, किसी बात के बारे में अगर वो पूर्ण नहीं होती है, तो हमारे मन में जो पीड़ा उत्पन्न होती है और उस पीड़ा के कारण जो दर्द तैयार होता है तथा जो यातना होती है, जो खेद हमें होता है, जो दुख हमें होता है, उसे विषाद कहते हैं। जिजीविषा के बारे में कवि बता रहे थे कि हमें जीवन जीने की इच्छा जो है वो बरकरार रखनी चाहिए। जीवन जीने की इच्छा को ही जिजीविषा कहा जाता है, और अगर सकारात्मक सोच हो तो हम वह जो इच्छा है, जीवन जीने की इच्छा जो है, जिजीविषा जो है, वह कायम रख सकते हैं। 9वें चरण में कवि पीड़ा के बारे में बता रहे हैं। हमें आंखों के माध्यम से पीड़ा दूर कर देनी चाहिए, निकाल देनी चाहिए। 10वें चरण में हमारे जो आदर्श हैं उनके बारे में बताया है। हमारे जीवन को आकार देने वाले जो व्यक्ति है उनके बारे में बताया है। 11वें चरण में भी कवि हमें वही बताना चाहते हैं कि अमर कौन होता है, किस प्रकार का अमरत्व हो। तो चलिए सबसे पहले चरण में हम चर्चा करेंगे विषाद के बारे में। कवि कहते हैं, जो 7वां चरण है, आज का पहला चरण, कवि कहते हैं, हरे जल से धुल गए विषाद, हरे जल से धुल गए विषाद मन पावन, हरे जल से धुल गए विषाद मन पावन। अक्सर आंसुओं में सारे जो गम है, सारे जो दुख है, सारे जो विषाद है, वो धुल जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है। विषाद का अर्थ अभी हमने जान लिया, हमें जानने का प्रयास किया। जो अभिलाषा हम रखते हैं किसी चीज के प्रति, किसी बात के प्रति, और वह चीज, वह बात, वह इच्छा हमारी पूर्ण नहीं होती है,
वो अभिलाषा अगर पूर्ण नहीं होती है तो वह पूर्ण न होने के कारण जो दर्द हमारे मन में निर्माण होता है, हृदय में निर्माण होता है, जो पीड़ा यातना हमें होती है, और उस यातना के कारण, उस पीड़ा के कारण जो दर्द निकलता है, जो दर्द तैयार होता है, उसे विषाद कहा गया है। तो कवि हमें कह रहे हैं कि आंसुओं के माध्यम से, अश्रुओं के माध्यम से हम अपना जो दर्द है, अपना जो विषाद है, जो बाहर निकाल सकते हैं। और जब दर्द बाहर निकल जाएगा, आंसू निकल जाएंगे, तो निश्चित रूप से कवि का मानना है कि हमारा मन इन आंसुओं से, इस पानी से धुल जाएगा और पवित्र हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, पूर्ववत हो जाएगा। उसका मूल रूप जो है वो फिर सामने आएगा और हमारा मन साफ हो जाएगा। कवि अगले चरण में हमें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार हम जीवन जीने की इच्छा को बरकरार रख सकते हैं। जीवन जीने की जो इच्छा है उसे ही जिजीविषा कहा गया है। कवि कहते हैं, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मृत्यु को जीना मतलब मृत्यु सामने है, हर पल, हर क्षण इसका जो साया है हमारे इर्द गिर्द मंडराता रहता है, चहल पहल उसकी चलती रहती है। सबको पता है, पूरी मनुष्य जाति को पता है कि मृत्यु निश्चित है। जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी हम जीवन जीने की कोशिश करते हैं, मृत्यु को भी जीते हैं। कवि कहते हैं मृत्यु को भी जीते हैं, मरण यातना, मृत्यु यातना सहते हैं, पीड़ा सहते हैं। और ये जीवन का जो विष है, यातनामय जो विष है, पीड़ामय जो विष है, वह पीते हैं। हर किसी के जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, विपरीत परिस्थितियां होती है, अप्रिय प्रसंग जो है, अप्रिय घटनाएं जो है वह हर एक के जीवन में आती है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको ये सब कुछ ना सहना पड़ा, हर एक को सहना पड़ता है। फिर भी हम ये जीवन जीते हैं अगर हम जीवन जीने की जो अभिलाषा है, जीवन जीने की जो इच्छा है, वह समाप्त कर देते हैं, तो निश्चित रूप से कवि का मानना है कि यहाँ पर जिजीविषा जो है वह खत्म होने के बाद जीवन समाप्त हो सकता है, हम निराशा में जा सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि जीवन जीने की इच्छा जो है वह हमें बरकरार रखनी चाहिए। आगे जाकर कवि हमें बताना चाहते हैं कि ये जो पीड़ा है, ये जो यातनाएं हैं, ये जो मुसीबतों से मिला दर्द है, ये कब धुल जाएगा, कब निकल जाएगा। कवि अगले चरण से हमें बताते हैं कि मन की पीड़ा छा गई बन बादल, मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें। हमारे मन में जो पीड़ा है वो बादलों के जैसी बनती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बहुत सारा पानी भरने के बाद बादल काले हो जाते हैं और बहुत ही वजनदार हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी बहुत सारी पीड़ाएं, यातनाएं, मुसीबतें, संकट झेलने के बाद बहुत ही वजनदार हो जाता है। और उसके कारण जिस प्रकार बादल पूरा भर जाने के बाद बरस जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन इन पीड़ाओं के कारण भरने के बाद आंखों से बरसने लगता है, ठीक बादल की तरह जो पानी से भरा हुआ है। कभी आगे जाकर भी हमें अगले चरण में बताना चाहते हैं कि चलती सात पटरियां रेल की, चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। रेल की जो पटरियां होती है वो सदियों से साथ में चलती,
साथ में रहती है, फिर भी एक दूसरे से मौन है, बताती नहीं है कुछ भी। सब कुछ झेलती है लेकिन बताती नहीं है। ठीक हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जीवन को आकार, जिस प्रकार नदी के किनारे, नदी के बहाव को, उसके प्रवाह को, उसके पानी को बहा कर ले जाते हैं, इर्द गिर्द इधर उधर फैलाने नहीं देते, सीधे जहां चाहे वहां वह जाने का प्रयास करते हैं। नदी के किनारे जिस प्रकार उसके बहाव को उचित मार्ग पर लेकर चले जाते हैं और अंत में समुद्र से मिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें आकार देने वाले जो है, चाहे वो माता पिता हो सकते हैं, चाहे गुरुजन हो सकते हैं, चाहे आप्तगण हो सकते हैं, चाहे मित्रगण हो सकते हैं, हमें हमारे जीवन को आकार देने के लिए वे सतत प्रयास करते हैं, लेकिन वे मौन होते हैं, कभी एक दूसरे को बताते नहीं है कि मैंने क्या किया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेल की पटरियां रेल को ठीक उचित स्थान पर पहुंचाने का कार्य तो जरूर करती है, लेकिन एक दूसरे से कभी भी शिकायत नहीं करती, मौन रहती है। हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। हम अगर किसी को सहायता करते, सहयोग करते हैं, तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। हमें उस सहायता, उस सहयोग के लिए शांति, मौन बनाए रखना बहुत जरूरी है। रेल की पटरियों से यह सीखना बहुत जरूरी है। कवि कहते हैं, आगे जाकर कवि ने बताया है कि सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना का। सितारे आकाश का श्रृंगार है, आकाश को सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं, मनमोहक बनाते हैं। मतलब सितारों के कारण आकाश सुंदर दिखाई देता है, लेकिन जब वो सितारे छिप जाते हैं तो आकाश सूना सूना नजर आता है। बादलों के कारण जब वह दिखाई नहीं देते तो आकाश एकदम विचित्र सा नजर आने लगता है, उसकी सुंदरता गायब हो जाती है, उसकी मनमोहकता समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन के आकाश को, जीवनमय आकाश को श्रृंगारित करने वाले, सजाने वाले ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। अभी अभी हमने चर्चा की, वह माता पिता हो सकते हैं, गुरुजन हो सकते हैं, मित्रगण हो सकते हैं, आप्तगण हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जीवन को आकार देते हैं, हमारे जीवन को श्रृंगारित करते हैं, हमारा जीवन अलंकारिक करते हैं। हमारा जीवन सफलता पूर्ण बनाने के लिए इन सारे लोगों ने प्रयास और कयास किए होते हैं, लेकिन तथा हमसे विमुख हो जाते हैं, विन्मुख हो जाते हैं, तो हमारे जीवन को अर्थ नहीं रहता। हमारे जीवन की वह सुंदरता, वह मनमोहकता चली जाती है। मतलब समाज में ऐसे लोग हैं जो हमारे जीवन को आकार देते हैं, सजाते हैं, सफल बनाते हैं, उनके प्रति भी हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञ नहीं बनना है, कृतज्ञ रहना है। कभी इस रूपक को हमारे सामने रखकर यही बताना चाहते हैं। आगे जाकर कवि कहते हैं, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर वे अमर। कवि के अंदर अनोखा सामर्थ्य होता है। वह जिन गीतों को तैयार करता है, काव्यों को रचता है, उसमें जान भर देता है। एक अनोखी ताकत होती है। यहाँ पर कवि विकास परिहार जी को यह बताना है कि कवि के कलम में, उसके विचारों में एक अलौकिक शक्ति होती है, अनोखी शक्ति होती है, अद्भुत शक्ति होती है, और चाहे तो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। समाज में घटित जो विडंबना है वह अपनी लेखनी से कागज पर उतार कर समाज को परिवर्तित कर सकते हैं। उतनी शक्ति होती है। अभी इस माध्यम से यही बताना चाहते हैं, इस चरण से यही बताना चाहते हैं कि तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर।
ये अमरत्व है, ये अमर तत्व है। आगे जाकर कवि बताना चाहते हैं कि सागर में भी रहकर मछली, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में बहुत सारा पानी होता है, सागर अथांग होता है, उसमें जो मछली होती है वो उसका पानी नहीं पी सकती क्योंकि वो खारा होता है, वह इस्तेमाल करने के योग्य नहीं होता। ठीक उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी संपत्ति है और उस संपत्ति के साथ वह रह रहा है, लेकिन दूसरों के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होता है, दूसरों के दुख, दर्द, पीड़ा, मुसीबतें, संकट दूर करने के लिए अगर उन रुपयों का, उन संपत्ति का अगर इस्तेमाल नहीं होता है, तो वह ठीक इसी प्रकार है, इस प्रकार सागर में रहकर मछली प्यासी रहती। जरूरतमंद लोगों के लिए अगर वह संपत्ति इस्तेमाल नहीं होती है तो उस व्यक्ति का बड़प्पन किसी काम का नहीं है, चाहे वह कितना ही संपत्तिवान हो, चाहे वह कितना ही बड़ा हो, तो उसकी संपत्ति का अगर सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वह बड़प्पन किसी काम का नहीं है। कवि के इस संदेश के साथ हम यहीं पर रुकते हैं। आगे जाकर हम इस कविता के आधार पर जो कृतियां बनाई गई है उसका विश्लेषण पूर्वक जायजा लेते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। इन हमें कविता द्वारा जो कवि ने जो संदेश दिया है ध्यान में रखना है। चलिए कृतियों को भी विश्लेषण पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। कविता को गौर से जानने के बाद, समझने के बाद हम कृतियों पर जरा ध्यान देंगे। कविता कितनी समझ में आई इन कृतियों के माध्यम से हमें पता चलेगा। स्वाध्याय के तौर पर जो कृतियां दी गई है उसकी ओर चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम शब्द संसार के माध्यम से कठिन शब्दों के जो अर्थ है, जो हमने अभी तक कविता पढ़ते समय जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, इसमें सबसे पहला शब्द मंझधार, कुंठा, विषाद, जिजीविषा और ओट, ये जो शब्द है इनके अर्थ हमने जानने का प्रयास किया है, ये आपके सामने है। आगे हम पहली कृति को शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहली जो कृति है, स्वाध्याय के तौर पर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। इसमें निम्नलिखित हाइकू द्वारा मिलने वाला जो संदेश है, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि कविता को गौर से सुनिए, गौर से देखिए, गौर से पढ़िए। अगर इस प्रकार की कृति आती है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हाइकू द्वारा मिलने वाला जो संदेश है, जो कवि हमें देना चाहते हैं, वह यहाँ पर लिखना है। पहले एक चरण जो है पहला, करते जाओ पानी की मत सोचो जीवन सारा, इस चरण का भावार्थ तथा संदेश हमें लिखना है। और दूसरा है, भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर। इन दोनों चरणों का अर्थ सिर्फ लिखना है ऐसा नहीं है, तो संदेश क्या मिलता है इन दोनों चरणों से, यह भी हमें यहाँ पर बताना है। देखिए इस प्रकार कुछ हम लिख सकते हैं, करते जाओ पानी की मत सोचो जीवन सारा। इससे कवि क्या संदेश देना चाहते थे, यहाँ पर संदेश आपके सामने है। हमें पूरा जीवन भर कार्य करते रहना चाहिए। क्या मिला है, क्या प्राप्त हुआ है, इसकी ओर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ कार्य करते जाना है। दूसरे भीतरी कुंठा के बारे में जो बताया, जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना है कि मन की कुंठा मतलब पीड़ा, यातना, दर्द नयन के रूपी जो द्वार है उनसे बाहर आ रहा है। ये हमें यहाँ पर पता चलता है क्या संदेश दिया है वो। अगली जो कृति है तो देखिए, कृति पूर्ण कीजिए, दूसरी कृति। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हाइकू में प्रयुक्त महीना है फागुन और उसकी ऋतु है बसंत। अगली कृति, तीसरी कृति, उत्तर लिखिए, मंझधार में डोले। अब देखिए कविता को गौर से अगर हमने पढ़ा हो तो हमें फौरन समझ में आएगा। मंझधार में डोले छिपे हुए, धुल गए अमर हुए। इनके उत्तर कविता में हमने जरूर अध्ययन करते समय प्राप्त किए हैं। चलिए देखिए, मंझधार में डोले जीवन नैया, छिपे हुए हैं सितारे और धुल गए विषाद, अमर हुए स्वर।
ये उनके उत्तर हैं। इसी प्रकार के उत्तर अगर लिखते हैं तो यहाँ पर वो 2 अगर प्रश्न पूछे जाए तो आपको 1 अंक प्राप्त हो सकता है। अगली जो कृतियां है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट करना है। मूल भाव, जैसे कि हमने ऊपर संदेश के तौर पर देखा, ठीक उसी प्रकार चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। कविता पढ़ते समय हमने ये जो है इस चरण इसके ऊपर चर्चा की है। आपको अभी इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना है, ये आपके लिए सवाल है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। जोड़ियां मिलाना है आप ही को। मछली, गीतों के स्वर, रेल की पटरियां और आकाश। कविता पढ़ते समय ये सारी जो शब्द है, ये सारे शब्द जो है हमने देखे थे। आगे उपयोजित लेखन के तौर पर पत्र लेखन दिया गया है। जब हम व्याकरण विभाग के बाद उपयोजित लेखन का अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो इसको विश्लेषण पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र तथा सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है और उसको, जिसने आपको पत्र भेजा है, उस सहेली तथा मित्र को धन्यवाद देते हुए पत्र लेखन करना है। तो आपके सामने प्रारूप भी है, देखिए यहाँ पर। अब हम इलेक्ट्रॉनिक जमाने में हैं। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए हम संदेश का आदान प्रदान करते हैं। पहले तो पत्र होते थे, अब ये जो पत्र है इलेक्ट्रॉनिक पत्र बन गया है, उसे ईमेल कहते हैं। इसमें वही प्रारूप लिया गया है, पत्र लेखन में भी ईमेल का ही प्रारूप यहाँ पर लिया गया है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इससे पूर्व जो है पद्धति अलग थी पत्र लेखन की, अब जो है ईमेल के माध्यम से ईमेल के स्वरूप को, रूप को यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, प्रारंभ, विषय विवेचन। अगला जो हिस्सा है वो आप देख रहे हैं यहाँ। विषय विवेचन के बाद जो संबोधन है वो अंत में करना है। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, जो कुछ भी है, मतलब मित्र तथा सहेली को लिख रहे हैं तो तुम्हारा, तुम्हारी आएंगे, नाम, पता, ईमेल आईडी भी लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए, इतनी सारी कृतियां आपको अध्ययन के लिए थी। इसका गौर से अध्ययन कीजिए। ये वीडियो देखकर भी अध्ययन आपका जारी रखिए। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबको वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद।